देखिए, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर पहली बात तो पूरा थ्योरेटिकल है। आज का लेक्चर पूरा थ्योरेटिकल है, इसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अगर आप चाहें, आपके लेक्चर पेंडिंग है तो आप चाहें तो आज का लेक्चर ना भी देखें, मतलब कभी भी ना देखें तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आज का लेक्चर केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है और इसीलिए आज का लेक्चर जितना कंटेंट है उतना ही पढ़ूंगा। हो सकता है ये वीडियो छोटा बने या हो सकता है ये वीडियो बहुत बड़ा बने, मुझे पता भी नहीं कि इस वीडियो में टाइम कितना लगेगा। हो सकता है आधे घंटे का ही बने, हो सकता है 1.5 घंटे का बन जाए। तो ये समझिए आज का लेक्चर टफ है। दूसरी बात, इसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा बस। दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, देखना देखो, नहीं देखना मत देखिए। आपको मैंने पिछली बार बताया था बॉन्ड एनर्जी, मेन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी जो हम नई थ्योरी पढ़ रहे हैं लुईस की थ्योरी, उसमें क्या बात है, सॉरी लुईस कह रहा हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो किस पे डिस्कस करती है, एनर्जी पर, कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो एक मोल अगर ये कंपाउंड बनेगा, एक मोल बॉन्ड बनेगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। एक मोल बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है ना, एच गैसियस प्लस एच गैसियस, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। ठीक, यानी इतनी ही एनर्जी इसको क्या लगेगी, तोड़ने के लिए लगेगी। इसको बॉन्ड एनर्जी दे दो एक मोल कंपाउंड को, तो ये टूट कर क्या होगा, अलग अलग होगा। याद करिए पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। ठीक, बट मैं फिर बोल रहा हूँ आज का लेक्चर केवल थ्योरेटिकल है, इसका एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ये आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप हार्डकोर आईआईटी एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं तभी इसको देखिए, वरना चाहो तो देखो, चाहो तो मत देखो। इट इज ओनली अंडरस्टैंडिंग। देखने में हाँ ये भी है कि मेडिकल वाले भी क्या सर हम देख सकते हैं, देख तो सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी बस। हाँ, एग्जाम में इससे क्वेश्चन मतलब शायद ना ही आए, केवल अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। अब देखो जैसे H2 मॉलिक्यूल बनता है तो कैसे बनता है, H एटम, यस यस, एक और H एटम, ये भी क्या है, गैसियस। ये शुरू में क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। शुरू में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे। ठीक, अब इनके बीच में हम दिखा देते हैं कि इस तरह से ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो सोच के देखो, जब ये H2 मॉलिक्यूल बना तो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अब दो तरीके के फोर्सेस होंगे, वो तो बीच में मैं दिखा देता हूं ना। अब सोच के देखिए फोर्सेस क्या क्या होंगे। एक तो पहली बात, नए फोर्सेस की बात कर रहा हूं भाई। देखो ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ही, ये तो अभी भी रहेगा। मैं नए फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, केवल नए फोर्सेस की। ये देखो एक नया फोर्स जनरेट हुआ, इसमें 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 एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ। बोलो भाई, जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, 2 न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुए। अब देखो रिपल्शन, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन। न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन। तो दो नए और क्या जनरेट हो गए, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो दो नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और दो नए फोर्स ऑफ रिपल्शन भी। ठीक, तो अब बताओ ये मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। भाई मॉलिक्यूल कब बनेगा, मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब स्टेबल होगा। मॉलिक्यूल कब बनेगा,
जब वो ज्यादा स्टेबल होगा। भाई स्टेबिलिटी हो रही होगी तभी मॉलिक्यूल बनेगा। स्टेबल होगा यानी एनर्जी विल बी गेटिंग रिलीज्ड। तो भाई मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब एनर्जी रिलीज होगी तभी बनेगा। तो अब देखो, सपोज इसमें एनर्जी रिलीज हुई, ये जब रिलीज होती है तो माइनस साइन किलो जूल पर मोल में, और दो ने फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई मान लो 400। मैं अपने मन से लिख रहा हूं ये वैल्यू, ठीक है ना। तो बताओ नेट एनर्जी चेंज निकाल लो। देखो भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पहले भी था और आज भी है, इसीलिए बना ही नहीं रहा हूं। देखो ये जो ब्लैक ब्लैक वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये नया थोड़ी ना है, ये तो ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसको नहीं बना रहा हूं। तो नेट फोर्सेस में क्या फर्क पड़ा, दिस प्लस दिस, तो कितना हुआ 435.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो नेट फोर्सेस कितने हुए, माइनस 435.8 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो यानी हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही होगी, और ऐसा ही एनर्जी, ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिया है, मतलब कि मान लो इसमें इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इतनी एब्जॉर्ब हो रही है, तो नेट कितनी रिलीज हो रही है। भाई कोई 835 रुपए आपसे ले रहा है और 400 रुपए आपको दे रहा है, तो नेट क्या हुआ, उसने आपसे क्या लिए, 435 रुपए लिए ना, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो भाई 838 रुपए उसने आपसे लिए, 400 रुपए आपको दिए, तो नेट क्या हुआ 438। तो नेट फोर्स ये हुए। तो पहले क्या था, ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन का इस प्रोटॉन से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, इन दोनों के बीच में कोई रिपल्शन नहीं था, इसका प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नहीं था, इन दोनों का रिपल्शन नहीं था। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल आए तो ये नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आए। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, लिखो, पहले लिखेंगे खूब सारा फिर समझेंगे। और लिखो, when the hydrogen atom combine to form molecule, ये डायग्राम बना लो, फिर लिखो, when the hydrogen atoms combine to form molecule, there are new forces of attraction and repulsion. There are new forces of attraction and repulsions. The energy is released due to forces of attraction, while energy is absorbed due to forces of repulsion. ठीक है भाई, यही बताया कि एनर्जी रिलीज हो रही है अट्रैक्शन की वजह से और एब्जॉर्ब हो रही है रिपल्शन की वजह से। ठीक, तो भाई स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी खुद सोचो। तो अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अगर न्यू, ये देखो, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे फोर्सेज ऑफ रिपल्शन से, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल बनेगा और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। बोलो भाई, है कि नहीं। ठीक, ये जो एनर्जी रिलीज होगी, इसी एनर्जी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। बस कंडीशन क्या है कि वो 1 मोल बनना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखो, और अगर रिपल्शन के फोर्सेस ज्यादा है तो भाई स्टेबिलिटी उल्टा कम हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल विल नॉट बी फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल विल नॉट बी फॉर्म्ड। अब देखिए,
बेटा देखो, पहले दो हाइड्रोजन एटम कहाँ पे थे, ऐसा समझिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए बेंच है, इस बेंच पे स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक, एक बेंच पे 4 बच्चे बैठ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक। अब देखो ये 2 बच्चे बैठे थे, ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं, तो दूर दूर है, तो ऐसे तो बैठेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, अपने आप पास आ जाते हैं। क्यों पास आ जाते हैं भाई, क्योंकि भाई ये दोस्त हैं, तो दोस्तों के बीच में क्या काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये क्या होगा, पास आ जाएगा। पास आ जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, भाई पहले इधर इतनी दूर दूर से बातें कर रहे थे, अब पास आ गए तो धीमे धीमे बातें करेंगे, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखो पहले क्या था, अब ये ग्राफ देखना, ये ग्राफ है, इधर है एनर्जी, या फिर कई लोग लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो पहले दोनों एच एटम कहां पे थे बताओ बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, तो इनके बीच में क्या होगा, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं, यानी इनके बीच में क्या होगा, जीरो एनर्जी, तो अप्रोक्सीमेट जीरो एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे ये पास आएंगे वैसे वैसे सोचो क्या होगा, कभी भी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा किससे, नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन से, ठीक है, इसीलिए तो मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इनके बीच में क्या, इनके बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जैसे जैसे पास आएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ये बताओ, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा इनके बीच में वैसे वैसे क्या होगा, जितना पास आएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ेगा, क्योंकि भाई पास रहता है तो आपने देखा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है भाई, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, तो यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी आर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक। तो देखो पहले ये पास पास है, दूर दूर से, जैसे जैसे पास आते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी और ज्यादा रिलीज हो जाएगी। एनर्जी क्या होगी, और ज्यादा रिलीज हो जाएगी। ये देखो, तो ये आते गए एनर्जी कम होती गई कम होती गई कम होती गई, ये देखो ये पास आते जा रहे हैं, इधर आर है भाई, कभी भी इधर एक्स बनाते हो इधर वाई बनाते हो, तो इधर जाते हो तो बढ़ता जाता है ना एक्स, इधर जाने पे एक्स बढ़ेगा, इधर आने पे एक्स कम होगा, तो इधर आने पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है, और इधर आ रहे हो तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है। तो देखो जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है, पास आते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, तो एनर्जी और ज्यादा रिलीज होती जा रही है। तो भाई याद करो, जीरो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी हम कितनी मानते थे, जीरो। याद करिए, आपको उसमें पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, नहीं भी याद है तो सोचो कहीं ना कहीं तो रेफरेंस लेते हो ना जीरो का, कहीं ना कहीं तो रेफरेंस लेते हो। जैसे मान लीजिए बॉल है, इस बॉल की हाइट अर्थ सरफेस से 10 मीटर है, तो इसका क्या बोल देते हो तुम, mgh। तो कहां से नापते हो, अर्थ सरफेस से नापते हो ना, है कि नहीं। अब बिल्डिंग से तो नापोगे नहीं, अब मान लीजिए आप किसी ऊंची जगह पर है, अब बताओ, अब यहां से भी अब इसको रेफरेंस मानते हो ना, इसको तो मानते नहीं हो, बोलो बेटा, है कि नहीं। मान लीजिए आपका घर यहाँ पहाड़ी के ऊपर है, तब भी इसकी हाइट 10 ही मीटर मानोगे, तो कहीं ना कहीं यू टेक अ रेफरेंस। तो हम रेफरेंस क्या मानते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है तो कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस में ना ही इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसीलिए इसकी एनर्जी क्या मानते हैं, जीरो। ये आपको डिटेल में तब समझ में आएगा जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये कम होती गई एनर्जी, कम होती गई कम होती गई, ठीक। अब देखो ये जो मैंने दो दोस्त बनाए थे, पहले दोनों दोस्त दूर दूर थे, फिर क्या हो गया, दोनों दोस्त पास पास आ गए, लेकिन पास पास आने की भी एक लिमिट है। अब भाई
मैं अगर एक दोस्त को बोलूं कि जा तू दूसरे की गोद में ही बैठ जा, और वो जो गोद में बैठने जा रहा है वो दोस्त मेरे जैसा है साइज में, तो सोचो अब ये इसके ऊपर ही बैठ गया कि ले भाई, तो अब क्या होगा, जरूरत से ज्यादा पास आ गए, तो अब क्या होगा, रिपल्शन शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा, रिपल्शन शुरू हो जाएंगे। तो जब ये पास पास आते गए आते गए आते गए, ठीक, तो एक डिस्टेंस तक क्या हुआ, अट्रैक्शन आया। लेकिन अगर तुमने कम होता गया होता गया होता गया, ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद देखा गया कि ये एनर्जी बढ़ने लगती है। एनर्जी बढ़ने लगती है इसका मतलब क्या है, एक डिस्टेंस पर ऐसा होता है उसके बाद एनर्जी बढ़ने लगती है। ये देखो ऐसी हो जाती है, ये कभी टच नहीं करता है इसको, ये बस ऐसा लगता है इनफाइनाइट पे टच करेगा। एसिम्प्टोट, ये आपको पहले भी एक बार मैं बता चुका हूं, एसिम्प्टोट। ये देखो ये टच नहीं कर रहा है इनफाइनाइट को, ये देखो। इसका मतलब क्या है कि इस कम होने पर भाई पास आओगे तो एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर तुम और पास लाओगे तो क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे। तो ये कौन सी रेंज थी, ये रेंज थी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थे, किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। इसीलिए क्या हो रहा था, पास आने पर मतलब आर कम होने पर क्या हो रहा था, स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। स्टेबिलिटी बढ़ रही थी यानी एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक। एक ऑप्टिमम डिस्टेंस तक ये पास आए, उसके बाद क्या हुआ, एनर्जी बढ़ने लगी। तो यानी इस रेंज में क्या हो रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होने लग गए, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होने लग गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो खुद बोलो, नेचर क्या चाहता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, मिनिमम एनर्जी। तो नेचर इनको कितने पास लेके आएगा बताओ, यहीं तक तो लाएगा अपने आप, उसके ज्यादा पास लाएगा नहीं। तो इसीलिए ये जो डिस्टेंस होती है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस पे क्या होती है, मिनिमम एनर्जी। और इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर मिनिमम एनर्जी हो जाए, यानी उससे अगर पास करने की कोशिश करोगे तो भी एनर्जी बढ़ जाएगी, उससे दूर करोगे तो भी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अपने मन से भाई हर कोई मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहता है, इसीलिए एटम्स किस पोजीशन पर आते हैं, बॉन्ड लेंथ पर। और उस समय जो उसकी एनर्जी होती है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। जैसे हाइड्रोजन के केस में ये माइनस जितना भी लिख लो, 435.8 या 438.5, कई बार मैं कुछ भी लिख देता हूं, डज नॉट मैटर। तो ये वो हो जाएगी, ठीक है, समझे। तो क्या होगा जब तुम पास लाओगे, पहले क्या थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे ये दोनों, इस पॉइंट पर क्या हुआ, इनमें बॉन्ड बन गया है, ये देखो, ठीक, ये जो बोलते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। तो इसमें जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हो, आर नॉट। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस इज आर नॉट। इसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, आर नॉट से, ठीक। और इससे ज्यादा करोगे तो ये देखो ये होने लगेगा। इसलिए अपने मन से वो कहां पर होगा, हमेशा इस पोजीशन पर। इस पॉइंट को और क्या बोल सकते हो, एनर्जी मिनिमा, इस ग्राफ को। ठीक है, तो पहले लिखो बॉन्ड लेंथ, फिर ये ग्राफ बनाना लिखो। पहले लिखो बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ आपको पता ही है वैसे, बॉन्ड लेंथ लिखो, इज द एवरेज डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियस joined by covalent bond, between center of nucleus of two atoms joined by covalent bond, ठीक है।
यहाँ पर हम ठीक, तो ये जो मिनिमम एनर्जी होती है, तो एट बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कंपाउंड है मिनिमम एनर्जी, लिख लो एट अ डिस्टेंस ऑफ बॉन्ड लेंथ, at a distance of bond length, compound is maximum stable and it has minimum energy. ठीक है ना, तो अब ये ग्राफ आता है बेटा, ये ग्राफ बना लो, ठीक है। ये चाहो तो ये सब भी साइड में नहीं लिख लो जिससे कि आपको समझ में आए, चाहो तो ये डायग्राम बना लो जिससे आपको देखकर याद आ जाए मैंने क्या बोला था, ठीक है। ये सब बना लो, बड़ा सा डायग्राम बनाना यहाँ पर, ठीक है ना, बड़ा सा डायग्राम बनाना। ठीक, ये डायग्राम बना लिया, इसके बाद ये बनाओ फिर से ये इसको ऐसे बनाते हैं। भाई पहले दो एच एटम कहां पे थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये क्या हो गए, पास आ गए, ठीक, पास आके तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, बॉन्ड लेंथ, और जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो इस केस में ये कितनी है, 435.8 किलो जूल पर मोल। ये बेटा वैल्यू याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मुझे खुद को याद नहीं है, मैं कई बार 435.8 लिखता हूँ, कई बार 438.5 लिख देता हूँ, लिखो अंग्रेजी इसके बाद। When two hydrogen atoms are at infinite distance, when two hydrogen atoms are at infinite distance from each other, there is no force of interaction. There is no force of interaction, i.e. there is neither force of repulsion i.e. there is neither force of repulsion nor force of attraction, ठीक। फिर इसी पैराग्राफ में लिखो देखो हिंदी में एक बार लिखो, इसीलिए देखो, इसीलिए when two hydrogen atoms are at infinite distance, the energy is taken as reference to be zero. The energy as reference to be taken as zero. ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एक लाइन भी छोड़ देना। When two H atoms come close to each other, when two H atoms come close to each other, their internuclear distance decreases. Their internuclear distance decreases. When these atoms form the bond, when these atoms form the bond, energy is released because magnitude of force of attraction, because magnitude of force of attraction is greater than force of repulsion, ठीक। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एट अ पर्टिकुलर ऑप्टिमम डिस्टेंस, एट अ पर्टिकुलर ऑप्टिमम डिस्टेंस energy released is maximum,
energy released is maximum, and hence energy of molecule is minimum, and hence energy of molecule is minimum. This particular distance is called as bond length. This particular distance is called as bond length. ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो, एट दिस डिस्टेंस energy released is maximum, at this distance energy released is maximum, and energy of molecule becomes minimum. ठीक है, this energy which is released is known as bond energy. ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल इसको लूं हाइड्रोजन के लिए, जैसे मान लो हाइड्रोजन का ग्राफ था सपोज, ठीक, तो हाइड्रोजन में बॉन्ड लेंथ कितनी है, 74 पिकोमीटर होती थी शायद, 74 पिकोमीटर। तो हाइड्रोजन में ये क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है 74 पिकोमीटर, और ये एनर्जी कितनी है -435.8। तो लिखो नोट करके कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, then bond length is 74 picometer, and bond energy is 435.8. Bond energy is 435.8 kilojoule per mole. ठीक, ये तो क्या हाइड्रोजन का एग्जाम्पल। अब लिखो एग्जाम्पल 2, He2 मॉलिक्यूल। लिखो He2 मॉलिक्यूल क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो खुद बताओ ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता होगा, क्योंकि सर जब इसमें पास आता होगा तो जो एनर्जी रिलीज होती होगी वो क्या होती होगी, कम होती होगी एज कंपेयर टू जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ये He था, इसमें शुरू में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। He कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। अब देखो अगर सपोज ये पास आते हैं तो कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कितने फोर्स ऑफ रिपल्शन आएंगे। चलिए मैं आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता हूँ, अलग अलग डायग्राम में दिखा देता हूँ। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चौथा नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम क्या बोलेंगे, 4 न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे कि नहीं। ठीक, अब रिपल्शन गिन लेते हैं। देखो एक रिपल्शन, 2 रिपल्शन। सर इन दोनों में तो रिपल्शन होगा, बेटा ये तो पहले से ही हो रहा था, पहले वाले नहीं गिन रहा हूं, जो नए रिपल्शन आए। एक ये रिपल्शन, बोलो भाई। ठीक, तो 4 न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और 5 न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हीलियम में
4 नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 5 नए फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जो एनर्जी रिलीज होती है, इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और इससे क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इन He2 मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, एनर्जी रिलीज जो होनी चाहिए थी वो कम होती है, किससे, एनर्जी एब्जॉर्ब से। यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा रहते हैं हमेशा, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसीलिए मॉलिक्यूल नहीं बनता, इसीलिए मॉलिक्यूल नहीं बनता। तो यानी अगर इसका अगर डायग्राम बनाओगे तो देखो कैसा बनेगा, देखना। देखो एनर्जी, ये फोर्स ऑफ, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो पहले तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 थी, लेकिन जैसे जैसे पास आएगी देखो एनर्जी बढ़ती ही चली जाएगी, नीचे जाएगा ही नहीं, ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, बढ़ती जाएगी। क्यों, जैसे जैसे पास आते जाओगे हमेशा एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, तो अगर मैं He2 का ग्राफ बनाऊं इसी के साथ, तो ऐसा बनेगा, ये देखो, जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगी ये बढ़ता जाएगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो मॉलिक्यूल इज नेवर फॉर्म। तो पहले ये बनाओ, फिर इसके ग्राफ, बाद पहले ये यहां तक बनाइए, उसके बाद इंग्लिश बोलना वो लिखिए। यहां तक बना लिया आपने, अब लिखो कि इन He2 net forces of repulsion, in He2 net forces of repulsion is greater than net forces of attraction, hence energy is absorbed, hence net energy is absorbed and not released. Therefore, if the two He atoms come closer to each other, then energy will be absorbed and their stability will decrease. Hence, bond formation does not take place. ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम बनाना। इस डायग्राम बनाने के बाद लिखो, इन आयनिक कंपाउंड energy released is called lattice energy. In ionic compound, energy released is called lattice energy, while in covalent compound, the energy released is called as bond energy. ठीक है, तो मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा नहीं, ये लेक्चर इतना ही था। क्लासरूम में पूरा 1.25 घंटा लगता है इसको, क्योंकि लिखने में आपको टाइम लगता है, वो अभी एमिट हो गया। 1.25 घंटा नहीं, 1 घंटा लगता है इसमें क्लास में, अभी पता नहीं कितना टाइम लगा। तो ये क्लास में लिखने में बहुत टाइम जाता है ना, तो ठीक है। तो ये लेक्चर बच्चे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, मैंने फिर बोला, लेकिन ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें। तो मेन जो हमारा है वो अगली बार से शुरू होगा। उसके लिए जरूरी है कि आप शेप ऑफ ऑर्बिटल्स जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि अब उसके बगैर आपको अगले लेक्चर फिर समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज डू रिवाइज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, थैंक यू।